अरे मामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड सीरीज के एपिसोड में आज बात दाऊद के खतरनाक शार्प शूटर और मुंबई क्राइम ब्रांच की। कैसे चलती ट्रेन से दाऊद के गुर्गों को देश छोड़ने से पहले मुंबई क्राइम ब्रांच दबोच लेती है। यह ऑपरेशन सुनने और सोचने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर इस ऑपरेशन की कहानी को आज सभी को सुनना चाहिए। यह एक सीक्रेट मिशन था। आइए वीडियो शुरू करते हैं। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, तारीख थी 1 अप्रैल 1995। सुबह के कोई 10 बज रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के अंदर अफसरों की चहल पहल थी। क्राइम ब्रांच के हेड राकेश मारिया अपने केबिन में बैठे हुए थे कि तभी उनको एक कॉल आया। सामने से आवाज़ आई, साहब एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन फ़ोन पर नहीं बता सकता। आप रे रोड वाले लाल गोदाम पर मिलिए। दरअसल कॉल करने वाला शख्स राकेश मारिया का खासम खास खबरी था। तुरंत राकेश मारिया उस लोकेशन पर पहुंचे। मारिया खबरी से मिले। दबी आवाज़ में खबरी बोलता है, साहब दाऊद अपने 2 टॉप शार्प शूटरों को दुबई भेज रहा है। मारिया बोलते, तो क्या हुआ? क्योंकि दाऊद गैंग में छोटे मोटे हजारों शूटर शार्प शूटर काम करते थे, तो उस वक्त छोटे मोटे शूटरों पर पुलिस ध्यान भी नहीं देती। इसलिए मारिया ने खबरी की खबर को इतना तवज्जो नहीं दिया। लेकिन दूसरे पल खबरी बोलता है, साहब यह दाऊद के खासम खास सोतिया के शार्प शूटर है। सोतिया नाम सुनते ही राकेश मारिया के बॉडी में अंगारे दौड़ने लगे। मारिया की आंखें मोटी होने लगी। राकेश मारिया सोतिया नाम सुनकर अचानक एक्टिव हो गए। अरे मामा, राकेश मारिया के बदले हुए इस हाव भाव का जवाब मिलेगा आज से ठीक 1 हफ्ते पहले, यानी 23 मार्च 1995 की अंधेरी रात। मुंबई के भोयवाड़ा में प्रवीण गावंत नाम के एक आदमी को गोलियों से भून दिया गया था। प्रवीण दाऊद के खास आदमी सुनील सावंत उर्फ सोतिया के लिए व्यापारियों से कलेक्शन का काम किया करता था और कलेक्शन के हिसाब में हुए लोचे लफड़े के चलते सोतिया के शूटरों ने डायरेक्ट यमराज के पास भेज दिया था। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 30 मार्च 1995 को सोतिया के इशारे उसके शूटरों ने सैयद आसिफ को भरे बाजार गोलियों से छल्ले कर डाला। ये आसिफ 93 के बम धमाके के बाद दाऊद से अलग हुए छोटा राजन के लिए उगाही और हवाला मनी का काम देखता था। और आसिफ की हत्या पिछले 8 महीने में मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी 7वीं हत्या थी। ये 1995 का साल था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में मानो खून की नदियाँ बह रही थी। दाऊद विदेश में बैठा हुआ था और मुंबई में दाऊद के विरोधियों की लाशें धड़ाधड़ गिर रही थी। गैंगवॉर अपने चरम पर था। मुंबई वासियों में डर का माहौल था। लोग घर से निकलने से भी डर रहे थे, क्योंकि क्या पता कब कहाँ गैंगवॉर छिड़ जाए, गोलियां चल जाए। और गोली थोबड़ा देखकर तो चलती नहीं, आम जनता हो या अपराधी, गोली के लिए सब एक बराबर। तो एक के बाद एक हो रहे अंडरवर्ल्ड के शूटआउट से पब्लिक में बहुत ज़्यादा रोष था और मीडिया में मुंबई पुलिस की किरकिरी हो रही थी। और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर लगाम खींचने का जिम्मा क्राइम ब्रांच पर था और जल्द से जल्द नतीजे देने के लिए राकेश मारिया पर राजनीतिक दबाव का सैलाब टूट पड़ा था। डीसीपी मारिया को अपने मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार सोतिया के 2 खतरनाक शार्प शूटर जीतू और रामिया 1 अप्रैल 1995 की शाम पंजाब मेल से दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। लेकिन ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं, थोबड़ा कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, इस बारे में खबरी और क्राइम ब्रांच दोनों के पास कोई जानकारी नहीं थी। डीसीपी मारिया के पास जानकारी थी तो बस ये कि ये दोनों दाऊद के शार्प शूटर है और इन्होंने अभी हाल ही में हुए शूटआउट में कत्लेआम और गोलियां बरसाई हैं, जिनके नाम जीतू और रामिया है। बस इतनी जानकारी के बेसिस पर इन दोनों को चलती ट्रेन से पकड़ना था। अब दाऊद के इन दोनों शार्प शूटर को पकड़ने के लिए डीसीपी मारिया मुंबई क्राइम ब्रांच के 5 दबंग अफसर को इस ऑपरेशन का जिम्मा सौंपते हैं। सोहिल बुद्धा, दिनेश कदम, अभय शास्त्री, शिवाजी कोलेकर और नरेंद्र सिंह को डीसीपी मारिया के काफ़ी सीक्रेट और डेरिंग वाले इस ऑपरेशन के लिए चुना गया। ऑपरेशन का नाम था पंजाब मेल। 5 अफसर को जानकारी दी गई कि मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल CST से शाम को 7:30 बजे निकलती है। दाऊद के 2 शार्प शूटर जीतू और रामिया
आज इसी ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं और इन दोनों को उठाना है। अरे मामा, इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और इस समय ज़्यादातर ट्रेन मुसाफिरों की भीड़ से खचाखच भरी होती थी। अब एक ऐसी ट्रेन में दाऊद के 2 शार्पशूटर को उठाना जिनके पूरे नाम भी पुलिस के पास नहीं थे, ऐसे में यह मिशन कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा था। खैर, देखते हैं डीसीपी मारिया के चुने हुए 5 अफसर दाऊद के शार्पशूटरों को पकड़ पाते हैं या नहीं। अब क्राइम ब्रांच के 5 अफसर ने पहले पंजाब मेल की पूरी डिटेल निकाली। डिटेल ये थी कि उस वक्त पंजाब मेल में पूरी 24 बोगियाँ थी जिनमें करीब 1500 यात्री सफ़र कर सकते थे, लेकिन समर हॉलीडे के चलते यह आंकड़ा 2100-2200 तक पहुंच जाता था। इस ट्रेन में जनरल की 2 बोगियाँ थी जिनमें 108 लोग बोगी में मुसाफिरी कर सकते थे, लेकिन जनरल के डब्बे भी खचाखच भरे थे। डीसीपी मारिया जानते थे कि दाऊद के शूटरों को इस ट्रेन में ढूंढना तालाब में मोती ढूंढने जैसा कठिन है। 1 अप्रैल 1995 शाम 5 बजे डीसीपी मारिया इंडियन रेलवे में पोस्टेड अपने जिगरी यार सीपी शर्मा को कॉल करते हैं। डीसीपी मारिया पहले तो सीपी शर्मा को इस मिशन के बारे में समझाते हैं, फिर उनसे अपने अफसरों को संभवत मदद करने अनुरोध करते हैं। सीपी शर्मा भी अब इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। सीपी शर्मा की सलाह पर यह तय किया जाता है कि क्राइम ब्रांच के अफसरों को रेलवे अफसरों के काले कोट दिए जाएंगे और वे पंजाब मेल में टीटी बनकर यात्रा करेंगे। दिल्ली होते हुए पंजाब जाने वाली पंजाब मेल आज की शाम बिल्कुल अपने टाइम पर 7:30 बजे CST से चल पड़ती है और 15 मिनट बाद टीटी के बेस में क्राइम ब्रांच के 5 अफसर यात्रियों का टिकट चेक करना शुरू कर देते हैं। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर दौड़ी जा रही है। टीटी बने अफसर लगातार टिकट चेक करे जा रहे हैं। दूसरे दिन के शाम के 8 बज चुके हैं। अभी तक दाऊद के उन दोनों शूटरों का कोई अता पता नहीं है। क्राइम ब्रांच के 5 अफसर परेशान हो चुके हैं। दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन आने में अब कोई 1 घंटे का समय रह गया था। दिल्ली उतरने वाले यात्री अपना सामान पैक करना शुरू कर चुके थे और टीटी का कोट पहने क्राइम ब्रांच के अफसर आखिरी वाले जनरल के डिब्बे में टिकट चेक कर रहे थे। दिनेश कदम लास्ट वाले जनरल डिब्बे में एक युवक का टिकट चेक कर रहे थे। तभी दिनेश कदम उस युवक का नाम पूछते हैं। वह बोलता है, जितेंद्र राणे यानी जीतू। दिनेश कदम की आंखें चौड़ी हो गई। पास में और एक युवक बैठा था, उनका नाम पूछा। वह बोला, रामचंद्र गौरव यानी रामिया। दाऊद के दोनों शूटर क्राइम ब्रांच के इस अफसर के सामने बैठे थे। तुरंत दिनेश कदम ने बाकी अफसरों को इशारा दिया कि हमें जिसकी तलाश है वह ये दोनों है। अब 5 अफसर इन दोनों पर नज़र रखे हुए पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन अभी इन्हें अरेस्ट करना जोखिम भरा था क्योंकि इनके पास हथियार भी हो सकते हैं और डिब्बे में कई मुसाफिर भी थे, तो मुसाफिरों की जान पर खतरा था। इसलिए स्टेशन आने तक अब इंतजार ही करना था। अब दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन पर ये दोनों उतर गए। क्राइम ब्रांच के अफसर चुपचाप इनके पीछे चल पड़े। स्टेशन से बाहर निकल ये दोनों तीसरे आदमी से मिलते हैं, फिर एक टैक्सी में चढ़ जाते हैं। रात के लगभग 10 बज रहे। चित्तू रामिया और वह तीसरा आदमी ऑटो से नीचे उतर कर कश्मीरी गेट के एक लॉज में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ दूसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर लेकर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। इधर क्राइम ब्रांच के 5 अफसर पीछे पीछे इस होटल तक आ पहुंचे। होटल के मैनेजर को अपनी आइडेंटिटी दिखाकर उन तीनों के कमरे के बारे में पूछ लिया। अब 5 अफसर अपने रिवॉल्वर निकालकर उस कमरे की ओर चल पड़े। मैनेजर के जरिए दरवाज़ा खुलवाया। रामिया ने जैसे दरवाज़ा खोला, 5 अफसर कमरे में घुस गए। अब क्राइम ब्रांच के रिवॉल्वर के सामने तीनों भौचक्के रह गए, भाग भी नहीं सकते थे और तीनों को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह तीसरा आदमी कोई और नहीं परशुराम चौहान है। वह भी डी कंपनी का एक शार्प शूटर है और ये तीनों नेपाल के रास्ते दुबई भागने की फिराक में थे। इस तरह 1995 के साल से डी कंपनी के पीछे मुंबई क्राइम ब्रांच हाथ धोकर पड़ गई और इसके बाद दाऊद के पूरे साम्राज्य को तबाह करने कई ऑपरेशन चलाए गए। तो मामा, ये थी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।